बड़ी खबर, श्यामपुर गंगा घाट पर बड़ा हादसा हो गया है। स्नान के दौरान 4 से 5 बच्चियां डूब गई हैं। गहरे पानी में जाने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। घाट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। प्रशासन ने इस मामले में अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से जारी है। मुंगेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम घाट पर मौजूद है। 4 से 5 बच्चियों के डूबने की खबर सामने आ रही है। गंगा घाट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्यामपुर गंगा घाट पर कई बच्चे डूब गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव काफी तेज था और गहरे पानी में जाने की वजह से यह हादसा हो गया। वासुदेवपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस मामले में अभी एक्शन लगातार लीड जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और इस खबर की जानकारी देते हुए न्यूज 18 संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या जानकारी है? बच्चियां कितनी की संख्या में थी और क्या सारी बच्चियां डूब चुकी हैं? जी, मैं बताते चलूं कि 5 बच्चियों की डूबने की जो सूचना है, जिसमें एक ही फैमिली के 4 बच्चियां शामिल है और एक अलग बच्ची हैं। ये सभी बच्ची जो है गंगा घाट पे जो है नहाने के लिए गई थी। जो मौसम है गर्मी का मौसम है और गांव के बगल में ही जो श्यामपुर घाट है, गांव के बगल का ही घाट है, उसी घाट पे ये लोग जो है नहाने गई थी और नहाने के ही दौरान जो है काफी गंगा में आगे निकल जाने के कारण सभी बच्चियां जो है अभी तक जो सूचना है वो डूब चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जिला प्रशासन काफी हाई अलर्ट मोड पे है। आपदा विभाग की सभी जो विंग्स है उनको वहां पे भेज दिया गया है और जो खोजबीन है वो अभी चालू है, लेकिन अभी तक किसी भी बच्चियों का पता नहीं चल पाया है। जी अरुण, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नदी का बहाव काफी तेज था या बच्चियां गहरे पानी में चली गई? क्या वजह रही डूबने की? जी, मैं बताते चलूं कि गंगा में अभी पानी काफी कम है, तो ऐसे में काफी कम होने की वजह जो गंगा काफी नीचे चली गई है और नीचे में जहाँ पे जो सूचना है, जहाँ पे बच्चियां नहाने गई है, तो नहाने के दौरान वो आगे चली गई। आगे जाने के बाद जो पानी है जो काफी डीप हो जाता है और उसी पानी में वो सभी के डूबने की सूचना है। जो फैमिली है, फैमिली वालों का घाट पे ही रो रो के काफी बुरा हाल है। जो जिला प्रशासन की टीम है वहाँ पे पहुंची हुई है और खोजबीन चालू है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, 17 जून को आरा में पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। भरत को न्याय दिलाने के लिए बिलौटी गांव में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन है। पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। धीरे धीरे ये मामला अब जन आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महापंचायत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी संभावना है जिसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। लाखों लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर, ये केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में एक्शन जारी है। न्यायिक जांच के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश भी दिया है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। मानवाधिकार आयोग का भी हस्तक्षेप है और इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। 17 जून को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप ये लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से, परिवार के लोगों की तरफ से, भरत तिवारी के समर्थकों की तरफ से कि उन्होंने एनकाउंटर से पहले सरेंडर कर दिया। बावजूद पुलिस ने एक्शन लिया, एनकाउंटर किया, गोलियां चलाई और इसी को लेकर ये विरोध लगातार जारी है। और देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर के 6ठे दिन परिवार के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर हत्या के आरोप लगे हैं। जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा हटा दिए गए। उन्हें अगले आदेश तक बिहार पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है। पंकज कुमार मिश्र को जगदीशपुर डीएसपी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जगदीशपुर डीएसपी पुलिस मुख्यालय अटैच। 17 जून को ये वारदात हुई थी, ये हादसा हुआ था, जिसके बाद से ये लगातार एक्शन जारी है। तो भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। 22 जून एडीजी ने मारा और 23 जून 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। अब तक की कार्रवाई में क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। और एसएचओ राजेश मालाकार निलंबित किए गए हैं।
एसआई अंकित आर्यन हरिश्चंद्र कुमार सस्पेंड हुए हैं और साथ ही साथ एएसआई रामाशंकर यादव को भी निलंबित किया गया है। और भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने भरत तिवारी के घर शाहपुर के बिलौटी गांव जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड न्यायपालिका की तरफ से दिया जाना चाहिए, न कि उसकी हत्या करनी चाहिए, उसकी जान लेनी चाहिए। उन्होंने सीएम सम्राट से मामले की जांच की मांग कर दी है। जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। तो मामले पर बाबा बागेश्वर का बयान आप सुन रहे थे। चर्चा ये भी हो रही है कि जल्द ही बाबा बागेश्वर घटना स्थल पर भी पहुंचेंगे, उनके परिवारजनों से मुलाकात करेंगे, भरत तिवारी के घर पर जाएंगे और उससे पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी था, उसके साथ अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये गलत है। इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए, विशेष तौर पर गहनता से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, दंड देना न्यायपालिका का काम है और ऐसे में एनकाउंटर ये गलत है, इसकी विशेष तौर पर जांच होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब जन आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार इस मामले में लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। कल भी आपने देखा कैसे लोग आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि जब तक खुद बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, परिजनों से मुलाकात नहीं करते, वो आमरण अनशन करते रहेंगे। और इसी बीच आज ये बताया जा रहा है कि एक महापंचायत इसी गांव में बुलाई गई है और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और साथ ही साथ आसपास के राज्यों से लोग पहुंचेंगे, ऐसी संभावना है। लाखों लोगों के बैठने के इंतजामात किए गए हैं और ये तैयारी एक महा आंदोलन को दिखाती है, जन आंदोलन को दिखाती है। ये महापंचायत रखी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें पुलिस कैसे हस्तक्षेप करती है, इस महापंचायत में क्या क्या होता है, क्या लोगों का आक्रोश देखने को मिलता है, क्या पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी होती है। ये सब कुछ अभी फिलहाल भविष्य के घर में है, लेकिन आज इसके लिए तैयारी की जा चुकी है। सरेंडर के बाद गोली मारने के आरोप लग रहे हैं पुलिसकर्मियों पर। और इधर बिहार पुलिस की अगर हम बात करें, बिहार सरकार की बात करें तो न्यायिक जांच की बात की जा चुकी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ इस मामले में न्यायपालिका के साथ साथ फिलहाल अलग अलग तरीके से पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। कई लोगों को निलंबित किया गया है, थाना का अटैच किया गया है, अधिकारियों का तबादला हुआ है, बदला गया है और उसके बाद ये जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलौटी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया है। और देखिए इस पूरी खबर के देख जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ चंद्र मोहन जुड़ रहे हैं, जहां आज महापंचायत होने वाली है। क्या चंदन आपकी मौजूदगी वहीं पर है? जी चंद्र मोहन, सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बिलौटी गांव पर, जहां देखिए किस तरह से यहां पर बड़ा एक होर्डिंग लगा हुआ है और इस पर लिखा है श्रद्धांजलि सह महापंचायत स्वर्गीय भरत तिवारी अमर रहे। ये कुंडवा शिव मंदिर बिलौटी गांव का है और देखिए किस तरह से ये इस चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं और धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसी को लेकर ये तैयारियां चल रही है। और ठीक इससे 1 किलोमीटर दूरी पर जो बिलौटी गांव है, जहां पर भरत तिवारी का घर है, वहां पर भी भारी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। अब यहाँ पर जब लोग पहुंचेंगे तो उनको संबोधित किया जाएगा और उसके बाद यहीं से आगे का कार्यक्रम जो है वो तय किया जाएगा कि आगे अब क्या करना है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए
6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें एसडीपीओ, थानेदार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। और इसके अलावा जो जगदीशपुर के एसडीपीओ हैं उनका तबादला कर दिया गया है और वहां पर नए एसडीपीओ का तैनाती कर दिया गया है। चंद्रमोहन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो इस महापंचायत को रखा गया है, इस महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल होंगे? मुख्य रूप से जो संबोधन की बात आपने की है, मंच पर कौन होगा, किसे संबोधित करेगा और कितनी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए संबोधित करने वाले सिर्फ आसपास के गांव के लोग हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ आरा बल्कि बक्सर और गोरखपुर से भी लोग पहुंच रहे हैं। यहां के आसपास के लोगों का मानना है, गांव के लोगों का मानना है, और गांव के लोग साफ तौर पर यह मानते हैं कि पुलिस ने जिस तरह से बर्बर कार्रवाई की है उसको लेकर ये आगे का कार्यक्रम आज तय किया जाएगा। इसी के लिए ये महापंचायत रखा गया है। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स पहुंचे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या कार्यक्रम है और आगे का रूपरेखा क्या होगा? देखिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार इस तरीके की घटना पर महापंचायत बुलाई गई है। निर्मम जो हत्या किया गया है प्रशासन के द्वारा, सभी लोगों के मुंह से आप सुन रहे हैं, आप लोग भी मीडिया हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज इस महापंचायत में निर्णय होगा कि इस लड़ाई को किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ करके न्याय दिलाई जा सके, ताकि फिर इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये दोबारा गलती करने का मौका किसी भी वर्दीधारी, किसी भी सत्ताधारी और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिले, उसको भय उसके मन में व्याप्त रहे। और इसके लिए और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और भरत भूषण तिवारी का जो सपना था, जो काम था, जो जवैनिया गांव विस्थापित हुआ है उसको स्थापित करने का, प्लस में उनके परिवार को, ये सामाजिक परिवार नहीं मांग कर रहा है कि हमें 1 करोड़ रुपया दीजिए या नौकरी दीजिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर भरत भूषण तिवारी का जो मांग था, जो भरत भूषण तिवारी जी का जो मांग था सामाजिक स्तर पर, जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो सरकार वादा करे वह वादा पूरा करे, इस मांग को जो है जनता के बीच में ला करके लोगों के जो चंद्रमोहन, लेकिन जरा इनसे बातचीत करिए और ये भी पूछिए कि पूरे भारत स्तर पर भी तो कार्रवाई की जा रही है। चंद्रमोहन, जरा इनसे ये भी पूछिए कि क्या इस महापंचायत, महाआंदोलन की जरूरत है जब सरकार इस तरीके से काम कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों को निलंबित किया जा रहा है? सरकार की ओर से कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है, एसडीपीओ को हटा दिया गया है, कई लोगों पर एफआईआर हुआ है, एसडीपीओ पर, थानेदार पर, कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आखिर फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, आपका जो मैंने कहना है, मतलब एफआईआर से संबंधित डीएसपी पर जो अभी एफआईआर हुआ है, अभी तो एसपी साहब पर एफआईआर बाकी है। आरोपी वो भी है ना, डीजी भी इसमें आरोपी है, क्योंकि जब भी इनकाउंटर होता है, आप सबको भी पता है, जब भी इनकाउंटर होता है तो इनकाउंटर की सूचना पूरा का पूरा एसपी साहब के जानकारी में होता है। और जब जानकारी था तो इस तरीके की मजिस्ट्रेट की भी बहाली होगी, और किस प्रक्रिया के तहत उसे गोली मार दिया गया, ये कौन सी न्याय प्रक्रिया है, ये जो है आप सब ने देखा है। तो ये न्याय प्रक्रिया के साथ धोखा है, इस कानून के साथ धोखा है, इस देश के लोगों के साथ धोखा है, और यह धोखा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस बार। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं इसको। तो एसडीपीओ पर कार्रवाई हो गई, उसके अलावा पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर हो गया, न्यायिक जांच की बात हो रही है। एक आदमी को नौकरी चाहिए, 1 करोड़ रुपया और उसको फांसी चाहिए जो गलती किया है उसको। यही चाहते हैं उन लोग से, उसको फांसी होना चाहिए, घोर अपराध हुआ है। देखिए, ये आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो कुंडवा में महापंचायत बुलाया गया है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। और आपको एक तस्वीर देखिए दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने जो है लोगों के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और देखिए ये सामने भारी पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंच गया है। हो सकता है कि ये पुलिस बल आगे भी आने की कोशिश करे, लेकिन हम आपको आगे बढ़ के यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर अब इंतजार किया जा रहा है, 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जहाँ पर लोग पहुँचेंगे और उसके बाद संबोधित किया जाएगा।
देखिए कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीछे में लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं। आगे 12 बजे का इंतजार हो रहा है। कौन कौन लोग पहुंचते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, लेकिन तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि न सिर्फ एसडीपीओ पर कार्रवाई और जो एफआईआर दर्ज हुआ है थानेदार पर, उससे काम चलेगा। वाकई ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आप देख रहे थे। देखिए लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको बिलौटी गांव से इस वक्त लाइव दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। लाखों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे जुटती नजर आ रही है। पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ये महापंचायत जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है। बढ़ते आगे, देखिए आज बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे इस बैठक को रखा गया है, जिसमें कई अहम और महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बैठक में रोजगार, निवेश के साथ साथ कई जरूरी फैसले लिए जाने की संभावना है। सचिवालय सभागार में सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जाहिर सी बात है आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य तय किया है बिहार सरकार ने, और इसके लिए कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हो सकते हैं जो बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे निवेश को लेकर फैसला हो या फिर रोजगार को लेकर या फिर बिहार के जनता के हित के लिए कई सारे ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही बिहार में विकसित बिहार कैसे बने, इसे लेकर भी कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने की संभावना, खासकर निवेश को लेकर बिहार सम्राट चौधरी जब भी अपने कैबिनेट के बैठक कर रहे हैं तो निवेश को लेकर कई सारे फैसले ले रहे हैं। और साथ ही बिहार में निवेश कैसे आसानी से आए, इसे लेकर भी कई फैसले होने की संभावना है। जाहिर सी बात है आज के शाम 5 बजे की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट के तमाम प्रमुख सहयोगियों के साथ बैठक में शामिल होंगे और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और साथ ही सम्राट चौधरी ने एक जो महत्वपूर्ण पहल की है अपने कैबिनेट के बैठक में कि जो तमाम मंत्री हैं वो अपने एजेंडा खुद अपने से रखते हैं, और ये एक बड़ी वजह है कि जब कोई भी मंत्री अपने कैबिनेट के बैठक में अपना जो एजेंडा वो खुद रखता है तो उसे विभाग के बारे में पूरी जानकारी होती है और कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री को भी बताने में उन्हें आसानी होता है। तो जाहिर सी बात है ये बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इसमें बिहार के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बढ़ते आगे, प्रयागराज में फैजल खान का कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया है। खान ग्लोबल क्लासेस को प्रशासन ने सील कर दिया है। कमर्शियल नक्शे में कम्युनिटी सर्विस पर एक्शन लिया गया है। सीलिंग के बाद कोचिंग के बाहर नोटिस भी चस्पा गया। दोबारा संचालन अगर होता है तो एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद से ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो लखनऊ अग्निकांड के बाद ये कार्रवाई, फैजल खान का कोचिंग सेंटर सील हो गया है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। फैजल खान का कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल बिहार में भी, पटना में भी स्थित उनके कोचिंग सेंटर का जायजा लिया गया। 10 दिन का वक्त दिया गया है कि 10 दिन के भीतर आप तमाम जो परेशानियां हैं, अग्निकांड ना हो, उसको दूर करने के लिए सारी मुकम्मल व्यवस्था करें, नहीं तो कोचिंग को यहां भी सील कर दिया जाएगा। के मद्देनजर आज खान कोचिंग चूँकि ये मानक पूरा नहीं कर रहा है, सामुदायिक सुविधा भूपयोग में स्वीकृत नहीं है, इसके कोई भी मानक सामुदायिक सुविधा भूपयोग के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से इसको सील किया जा रहा है। और इससे पूर्व हमने 3 कोचिंग संस्थान सील किए हैं, सुपर क्लाइमेक्स, टारगेट ऑन और एग्जामपुर। तो किस तरह कार्रवाई यहाँ पर हो रही सीलिंग की? यहाँ 50 कोचिंग संस्थान और चिन्हित किए गए हैं। जो भी मानकों के अनुसार नहीं है उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लगातार कार्रवाई जारी है। सीलिंग के बाद अगर यहाँ पर कोई इसको खोलता है, कोचिंग संचालित करता है, तो किस तरह एफआईआर, उसके विरुद्ध जो है एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर के अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ये बताइए कि अब तो नोटिस चस्पा गया है, क्या मोहलत नहीं दी जा सकती, समय नहीं दिया जा सकता कि जो भी कमियां हैं उसे दूर किया जाए, उसके बाद कोचिंग दोबारा खोला जाए? देखिए, फिलहाल अब सीलिंग की कार्यवाही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी की ओर से कर दी गई है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और अब जब तक जो अभी बात बताई गई, जो मानक पूरे करने की है, जिनमें की
ये कहा गया है कि ये कमर्शियल प्लेस पर ये कोचिंग सेंटर था, लेकिन इसमें एक बाध्यता ये होती है कि जो कोचिंग है वो सार्वजनिक भू उपयोग के तहत आता है, तो कम्युनिटी सर्विस के तहत आता है और उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। इसी आधार पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण इससे सीलिंग की कार्रवाई की है। जब तक इसका सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक कोचिंग को खोला जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कल जब ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है तो सभी यहाँ छात्र पढ़ रहे थे, ऑफिस इनके चल रहे थे, उनको खाली कराने के बाद ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उसके बाद एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। खुद जोनल अधिकारी ने कहा है कि अगर सीलिंग को तोड़ा जाता है या फिर अवैध रूप से यहाँ पर कोचिंग संचालित की जाती है तो कोचिंग संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो एक ये बड़ी मुश्किल है। फैजल खान सर जो है, जिनका काफी नाम है, उनकी कोचिंग प्रयागराज में भी थी और यहाँ पर जो है अब उनकी कोचिंग सील कर दी गई है और आगे भी जो है तमाम कोचिंगों को चिन्हित किया गया है। करीब 50 कोचिंगों को जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज भी यह ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां करीब 1 करोड़ की चोरी से हड़कंप मच गया है। चोरों ने एक घर से 1 करोड़ रुपए के जेवर, कैश, महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हाथ साफ कर दिए। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था और इसी दौरान चोर गेट का ताला तोड़कर घर में घुस आए, वारदात को अंजाम दिया। घर में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है। घटना मधुबन थाना क्षेत्र के दुलमा पंचायत के वार्ड संख्या 1 की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद तत्काल पुलिस सहायता नहीं मिल सकी। लगभग 11:30 में एक बार आया था लोग देखने घर को, उसके बाद चले गए। 1 बजे 12:30 में उसको देखा गया इस टहलते हुए मेरे घर के पास। ये बगल में, घर के बगल में गली में चोर को दो लोग साथ में आए थे, बैठाए, 3 लोग थे टोटल और 2 लोग रखवाली बाहर कर रहे थे। 1 बजे घर के अंदर ईद कर गए। ये सामने का लॉक तोड़े, आपको ग्रिल, उसके बाद ये बगल में मेरे घर के अंदर हॉल में जाने से पहले लकड़ी का दरवाजा है, उसको इन्होंने तोड़ दिया। होल बारी लेके आए थे, वो कोई कार्रवाई नहीं। ये फकीरजंग मंडल की सबसे बड़ी चोरी है। लगभग नहीं तो 75 से 1 करोड़ की घटना है। इसमें ज्वेलरी हिट किया गया और कैश हिट किया गया। इतना अंजाम तरीका, आसानी से तरीके से यूज कर दिया गया कि किसी को भनक भी नहीं लगी। तो हम चाहेंगे प्रशासन जितना से जल्दी मुस्तैद होकर इस घटना को करे कि बेचारे घर की जमा पूंजी थी अपने बेटी के लिए या वाइफ के लिए या पोती के लिए जो रखा गया था, ये इतनी बड़ी घटना, कितने उनके घर में लोग शौक है, मैंने सदमा में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है। अगली खबर दानापुर से आपको बताएंगे, जहां 2 पक्ष के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति घायल हो गया है। मारपीट का CCTV फुटेज सामने आया, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये पूरा विवाद बस पार्किंग को लेकर हुआ था। घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के मठियापुर सूर्य मंदिर के पास की बताई जा रही है। घटना सामने आई थी जिसमें 2 गुट के बीच में आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ उनका आपसी विवाद के कारण। तो इसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसी घटना का है। इसमें थाना ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्ष हैं उन पर लीगल कार्रवाई की गई है। दोनों का केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में